हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं किशन। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो नेवी का बैच चल रहा है उसमें दोस्तों मैं आपको साइंस में जो साइंस में भी हमारा फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में दोस्तों हमारा चैप्टर चला था लॉ ऑफ मोशंस। दोस्तों आज उसका नेक्स्ट पार्ट है, तो देखिए। दोस्तों मैं आपको रेखीय संवेग के बारे में बता चुका हूं। अब रेखीय संवेग के बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखिए। उसमें दोस्तों आता है सबसे पहले न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उन्होंने गति के बारे में 3 नियम दिए। उन 3 नियम के बारे में देखिए क्या क्या नियम थे वो। प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार दोस्तों यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो ब्रह्मावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान चाल से या एक समान वेग से गति कर रही है तो वो एक समान वेग से ही गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है दोस्तों ये वाला नियम है, इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो जड़त्व होता है वो क्या होता है, किसी वस्तु का जड़त्व क्या होता है उसके बारे में आपको बताया था। तो इसीलिए इस नियम को कहते हैं दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आइए नोट करते इसको। या फिर आप देखिए शुरुआत में इस नियम के अनुसार ज़्यादा बेटर होगा। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही एक सरल रेखा में गति कर रही है। लिख लीजिए, एक सरल रेखा में गतिमान अवस्था में, तो वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहिए या फिर रहेगी कहिए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल क्या है, कंबल को तेजी से झटकने पर उसमें उपस्थित धूल के कण उसमें से निकल जाते हैं। कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। दोस्तों अब दोस्तों इसमें होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। जब आप कंबल को तेजी से झटकते हैं
तो कंबल तो गतिमान अवस्था में हो जाता है। वो किस टाइप से, वो देखिए इस टाइप से कुछ, पहले मान लीजिए कंबल इस जगह पर था, ठीक है, ये इस पर धूल के कण, पहले था कंबल यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जब आपने उसको झटका तो वो कुछ इस टाइप से कंडीशन में आ गया, कहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो भी इसके कण होंगे, क्या होंगे दोस्तों, जो धूल के कण होंगे वो इसमें से, वो तो यहीं पर रहेंगे, लेकिन जो कंबल है वो यहाँ पर आ गया है। कुछ इस टाइप से इतना कोड बनना आप देख रहे होंगे इन दोनों के मध्य, प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य इतना कोड बनना होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो कंबल है वह उसके, जो कंबल के धूल के कण यहाँ पर रह गए, ठीक है, और जो कंबल आ गए यहाँ पर, तो क्या होता है दोस्तों, इनके धूल के कण ये भारी होते हैं और इनको पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपनी ओर खींच लेता है और कंबल इसमें साफ हो जाता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की हो तो वो क्या पता दोस्तों, जहाँ से हम कंबल को पकड़ते हैं इस पर जो धूल के कण होंगे वो इस पर ही लगे रहेंगे। वो क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कंबल पहले भी यहाँ था, अब बाद में यहाँ पे, लेकिन अगर बाई चांस हम कंबल को यहाँ से लेके ऐसे चटकाते हैं तो यहाँ से लेके ऊपर नीचे को आ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ से इधर से आ रहा है, तो पहले कण यहाँ पर थे और अचानक से मैं यहाँ पर लेके आया, तो कण तो विरामावस्था में ही रहे, लेकिन जो आप कह सकते हैं कंबल है वो गतिमान अवस्था में आ गया, तो यहाँ से भी थोड़े बहुत निकल जाता है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है इसमें से पूरे जो कण होते हैं धूल के वो नहीं निकलते, और यहाँ से लगभग सभी कण धूल के निकल जाते हैं 3 जगह छिड़कने के बाद। तो ये प्रोसेस यहाँ पे होता है दोस्तों, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए प्रथम नियम को। आगे देखिए दोस्तों, दोस्तों इसमें एक और एग्जांपल आता है, स्वतंत्र रूप से बस में खड़ा हुआ व्यक्ति अगर बस चलती है अचानक से तो क्या होता है दोस्तों, वो पीछे की ओर गिर जाता है। ये भी एग्जांपल किसका है, गति के प्रथम नियम का। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नियम, वो है सेकेंड लॉ, द्वितीय नियम। दोस्तों ये नियम क्या कहता है दोस्तों, ये नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर, इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, कि एक वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह लोग कह रहा है, तो देखिए आगे में दिक्कत आ रही है, कोई नहीं, दूसरा मार्क यूज करते हैं। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों, ठीक है।
अब दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, और एक चीज और है कि संवेग परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। यहाँ क्या दोस्तों, संवेग परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। वो किस टाइप से, जो ये कह रहा है इसके हिसाब से F प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt। ठीक है दोस्तों, F प्रोपोर्शनल क्या है, dp अपॉन dt, या फिर F बराबर k dp अपॉन dt। यहाँ पर k क्या है दोस्तों, नियतांक, लेकिन प्रयोग से क्या पता चला है, k बराबर 1। तो यहाँ पर क्या निकल के आता है दोस्तों हमारा, F बराबर dp अपॉन dt। ये एक टाइप से कह सकते हैं फॉर्मूला आ गया। और दोस्तों एक और आता है इसमें, वो देखिए, इसी को देखिए, F बराबर डी अपॉन डी टी, पी बराबर हमने लिख दिया एम बी, हमने पीछे पढ़ा था क्या, पी बराबर एम बी होता है, तो इसीलिए डी एम बी अपॉन डी टी, एम को बाहर ले लेते हैं, डी बी अपॉन डी टी लिखें तो ये होता है एम ए। तो यहाँ से हमारा निकल के आता है एफ बराबर एम ए भी निकल के आता है, अर्थात एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी भी होता है और एफ बराबर एम ए भी होता है। ये हमारा निकल आया दोस्तों। ठीक है, अब और देखिए इसमें क्या होता है। दोस्तों गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है वो देखिए, इसका अनुप्रयोग क्या क्या है। एक पहला देखिए, क्रिकेट में गेंद पकड़ने वाला व्यक्ति जब क्रिकेट में गेंद पकड़ता है तो वो कैच के लेते समय, गेंद को कैच लेते समय अपने हाथ पीछे कर लेता है। क्रिकेट में गेंद को कैच करते समय क्रिकेटर अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। दोस्तों वैसे ये आवेग का जो आवेग होता है, जो आगे पढ़ाऊंगा मैं, उसका भी एग्जाम्पल है दोस्तों ये। दूसरा क्या है कि चीनी मिट्टी, कांच के बर्तन और पैकिंग से पूर्व जो कागज, चीनी मिट्टी, कांच के बर्तन, ये सब दोस्तों पैकिंग से पूर्व कागज और गत्ते में पैक करके रखे जाते हैं। चीनी मिट्टी, कांच के बर्तन पैकिंग से पूर्व कागज अथवा गत्ते में लपेट कर रखे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब दोस्तों इस बीच में एक चीज और आती है, वो होती है देखो क्या, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। वो भी इसी पे बेस है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम।
संरक्षण का नियम। न्यूटन का दोस्तों द्वितीय नियम से क्या है वो देखिए। जो न्यूटन का हमारा द्वितीय नियम था उससे क्या निकल के आया था, F बराबर dP/dt और ma, ये दोनों चीज निकली थी द्वितीय नियम से, ठीक है। तो अब देखिए, यदि किसी कण, इससे हमको क्या पता पड़ता है दोस्तों, यदि किसी कण अथवा वस्तु पर बाह्य बल F का मान 0 हो तो dP/dt बराबर क्या हुआ दोस्तों, वो कंडीशन निकाली गई है। यदि किसी कण पर बाह्य बल 0 हो तो dP/dt बराबर हो जाएगा 0 दोस्तों, ठीक है। इससे क्या हुआ, P बराबर नियतांक हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो उसका संवेग क्या हो जाता है दोस्तों, नियत रहता है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यदि किसी पिंड पर बाह्य बल 0 हो तो उसका संवेग नियत रहता है, ठीक है। और दोस्तों बंदूक गोली निकाय के लिए जो तंत्र का संवेग है वो नियत रहता है। बंदूक गोली वाला जो नियत, जैसे बंदूक से गोली दागी जाती है तो उन दोनों का संवेग क्या होता है दोस्तों, नियत रहता है। और उस पर कई क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी देखते रहिए आप। और क्या दोस्तों, रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है वो भी रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है, रॉकेट का प्रक्षेपण संवेग संरक्षण पर आधारित है। और दोस्तों एक बात और है, कई बार कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूटन का कौन सा नियम अन्य दो नियम की भी व्याख्या कर सकता है, तो वो है दोस्तों न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। अगला जो हेडिंग आती है दोस्तों वो होती है आवेग। आवेग क्या होता है आइए देखते हैं। जब कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगता है तो बल पर कार्यरत औसत बल, कह सकते हैं वस्तु पर कार्यरत औसत बल तथा समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। जब कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगता है तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वस्तु पर कार्यरत बल और समय के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। किसी वस्तु पर समय के लिए लगता है तो वस्तु पर कार्यरत बल तथा समय के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं दोस्तों। वस्तु का आवेग कहते हैं। तो यहाँ से हमारा जो आवेग का फॉर्मूला निकला वो क्या होगा दोस्तों, आवेग बराबर बल गुणे समय।
ठीक है, ये क्या हुआ, आवेग का फॉर्मूला। ओके दोस्तों, न्यूटन इंटू आप कह सकते हैं सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। और जो आवेग को डिनोट किया था वो आई से डिनोट किया था, इसीलिए आई बराबर एफ इंटू टी, क्योंकि आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स कहा जाता है, सॉरी इम्पल्स कहा जाता है। किसी वस्तु का आवेग उसके कारण वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। सेकेंड चीज क्या दोस्तों, किसी वस्तु का आवेग उसके कारण उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात आप हमसे कह सकते हैं आई बराबर डेल्टा पी या फिर एम बी माइनस यू। ये तो हुई दोस्तों आवेग की बात। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। और दोस्तों मैंने आपको बताते हैं यहाँ पे क्या, इसी फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, डी पी डेल्टा पी बराबर आवेग बराबर क्या है, एफ इंटू टी, तो यहाँ पर क्या होगा एफ इंटू टी। नोट कर लिए दोस्तों इसको। अगला है दोस्तों इसका पॉइंट तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम ये क्या है, आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, जिसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। और आप कह सकते हैं हर क्रिया बल के विपरीत बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। ठीक है, यही न्यूटन का तृतीय नियम है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु भी प्रथम वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। विपरीत दिशा में लगाती है। इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए
न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित कुछ बिंदु हैं दोस्तों। पहले तो इसका मैं लिख देता हूँ किस टाइप से। मान लीजिए कोई वस्तु F12 बल लगा रही है किसी दूसरी वस्तु पर, तो F21 तो दूसरी वस्तु द्वारा लगाया गया बल प्रथम वस्तु द्वारा होता है, बस उसकी दिशा चेंज होती है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है दोस्तों। ओके, तो इससे कुछ पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया बल परस्पर विपरीत दिशा में अलग अलग बिंदुओं पर आरोपित होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल आपस में कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। क्यों नहीं काटते? तो उसका रीजन क्या है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल आपस में एक दूसरे पर अलग अलग बिंदुओं पर लगते हैं और विपरीत दिशा में लगते हैं। विपरीत दिशा में होने के बाद भी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि ये दोनों दोस्तों, इन दोनों पर जब बल लगता है वो अलग अलग बिंदुओं पर लगता है। ठीक है, ये न्यूटन का जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, उसकी सबसे बड़ी आप कह सकते हैं सबसे बड़ी एबिलिटी है, सबसे बड़ा गुण है दोस्तों। और दोस्तों क्रिया या प्रतिक्रिया बल कभी भी संतुलित नहीं होते एक दूसरे से। और सबसे बड़ी बात है कि हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते कि भाई कौन सा क्रिया बल है कौन सा प्रतिक्रिया बल है। जैसे कि हम चलते हैं, ठीक है, तो हम चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पृथ्वी पर क्रिया बल लगा रहे हैं। तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि हम पृथ्वी पर क्रिया बल लगा रहे हैं कि पृथ्वी हम पर क्रिया बल लगा रही है। दोनों में से कोई भी किसी पर क्रिया बल लगा सकता है और प्रतिक्रिया बल भी कोई लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, और जो एक पॉइंट जो आता है इससे समझने योग्य वो यह है कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो प्रतिक्रिया बल उस वस्तु की सतह के लंबवत आरोपित होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो प्रतिक्रिया बल उस सतह के लंबवत आरोपित होता है, उसी दिशा में होता है। ठीक है, तो ये हो गए न्यूटन के द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया। इसको नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे जो सिंपल एग्जाम्पल वो है कि मनुष्य का पृथ्वी पर चलना ही इस नियम का एग्जाम्पल है। मनुष्य का पृथ्वी पर चलना, ये इसी नियम का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा दोस्तों और बताऊं कि जब मनुष्य नाव से, मतलब कि आप कह सकते हैं जब नाव से जमीन पर उतरते समय नाव का पीछे हटना, इसका एग्जाम्पल है। या फिर कुएं से पानी खींचते समय अगर अचानक से रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति पीछे की ओर ढकेल जाता है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति या मनुष्य कह सकते हैं, मनुष्य का पीछे की ओर गिर जाना, ये इसी नियम का एग्जाम्पल है दोस्तों। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है कि जब राइफल चलती है दोस्तों तो गोली जिस बल से आगे बढ़ती है राइफल भी उतना ही बल पीछे की ओर लगाती है। और राइफल बस गोली संबंधित एक चीज़ आपको बता दूं मैं, वो संवेग संरक्षण के नियम पे कह सकते हैं आप। तो माना हमने मान लिया राइफल का द्रव्यमान कितना है, जैसे कोई बंदूक चल रही है, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान हमने माना कैपिटल एम, और ये बस जो गोली है उसका मान हमने स्मॉल एम। ठीक है, इन दोनों का प्रारंभिक वेग u1 u2 और अंतिम वेग v1 v2 हो तो उस नियम से क्या होगा दोस्तों, m1 u1 प्लस m1 u1 बराबर m2 या फिर आप कहिएगा तो डायरेक्टली m1 m1।
ठीक है, इसको m2 मानिए, और हम मान रहे हैं वस्तु के, जो वस्तु का वेग है वो v1 और अंतिम वेग, और वस्तु का जो बंदूक का अंतिम वेग v2, वस्तु का प्रारंभिक वेग u1, बंदूक का प्रारंभिक वेग u2। तो यहाँ से m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। अगर आपको सब में से आधारित कोई न्यूमेरिकल आता है, ये प्रथम वस्तु का वेग ये है, प्रथम वस्तु का वेग ये है, मतलब उनसे टक्कर से पहले वेग ये दिया हुआ है, सब कुछ है। तो सपोज मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो u1 और u2 मोस्ट ऑफ टाइम 0 हो रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों गोली भी पहले स्थिर होगी और बंदूक भी पहले स्थिर होगी। लेकिन v1 और v2 का आपको मान दिया होगा और m1 m2 का आपको मान दिया होगा। या तो आपसे v1 पूछा हुआ, या v2 पूछा हुआ, या m1 पूछा हुआ, या m2 पूछा हुआ, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।